वेलकम टू द सी ए इंटर लॉ रिविजन क्लास। आज की इस क्लास में सी ए इंटर लॉ के अंदर आई एम गोइंग टू रिवाइज चैप्टर नंबर 1 विद ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर 1 का नाम होता है प्रिलिमिनरी। इट कंप्राइजेज ऑफ टू सेक्शंस, सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2 इज डेफिनेशंस। सो मोस्ट ऑफ इट इज डेफिनेशंस जो मैं रिवाइज कराने जा रहा हूँ आज। इन डेफिनेशंस की ये कंप्लीट लिस्ट जो आईसीआई के सिलेबस में वो ये रही आपके नज़रों के सामने, क्लॉज बाय क्लॉज। जैसे देखो इधर सेक्शन 2 क्लॉज 1 अब्रिज प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 2 क्लॉज 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सेक्शन 2 क्लॉज 3 ऑल्ट्रेशन, लाइक दैट। सो दीज आर द डेफिनेशंस जो सीए इंटर के सिलेबस में है। ऐसे तो 95 होते हैं टोटल, 95, बट सीए इंटर के सिलेबस में यही जो आपको दिख रहा है। नाउ मैनी ऑफ दीज डेफिनेशंस आर यूजलेस, मतलब जो एग्जाम में आने लायक नहीं है, वन लाइनर टाइप है और कंटेंट भी शैलो है, तो उन पे हम बात नहीं करेंगे। एंड देर आर सम वेरी वेरी गुड डेफिनेशंस जो चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो फर्स्ट डेफिनेशन दैट यू सी अब्रिज प्रोस्पेक्टस, ये प्रोस्पेक्टस चैप्टर नंबर 3 के अंदर अच्छे से रिवाइज होता है, यहाँ अलग से पढ़ने जाओगे तो रिवाइज नहीं होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये चैप्टर नंबर 9 और 10 जो ऑडिट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के चैप्टर उसमें रिवाइज होता है। तो देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ डेफिनेशंस। नंबर 1 सर यूजलेस, फालतू, हटाओ। Second, important definitions but they are part of the chapter which we will do later. And third, वो definition जो stand alone isolated हैं, जिनका किसी से कोई connection नहीं है, वो हम लोग पढ़ेंगे। And to your surprise you will find 80% of the definitions इस solo category में ही है। Look at the notes, ठीक है। नॉर्मली ये चैप्टर 10-11 पेज का होता है, तो वो जो मतलब रेपिटेटिव वाले वन लाइनर छोटे छोटे फालतू उनको हटा भी दो तो इट इज कमिंग टू 7 पेजेस। सो 80% ऑफ डेफिनेशंस मैं यहीं पे रिवाइज करा दूंगा तुमको, ठीक है। और जो बचे कुछ इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर के अंदर हम लोग रिवाइज करेंगे। दैट इज द वे वी आर गोइंग टू प्रोसीड। तो मैं एक एक करके रिवाइज कराऊंगा। इंपॉर्टेंट रिविजन का मकसद क्या है वो एकदम क्लियर बता देता हूँ। हड़बड़ी करके जल्दी जल्दी बातों को बोल के भाग जाना वो मकसद नहीं है। कोई स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम भी डेफिनेशंस को सुन रहा होगा, कंपनी लॉ को सुन रहा होगा, उसको भी मेरी बताई हुई समझाई हुई सारी बातें समझ में आएंगी। तो बड़ा प्रेम से मैं रिवाइज कराने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 इसमें मेन ये बताया जाता है कि कंपनीज एक्ट 2013 कौन कौन सी कंपनीज पे अप्लाई करेगा। तो आंसर है नंबर 1, it applies on all those companies which are incorporated under this new act and also which were incorporated under the previous Companies Act 1956 or 1913, like that. तो any company whether incorporated under the new act or the old act, उन पर ये कंपनी लॉ अप्लाई करेगा। इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि प्रीवियस कंपनीज एक्ट में जो कंपनियां बनी थी मतलब बिफोर 2013, उन पे भी ये नया लॉ अप्लाई करेगा। It also applies to special companies like insurance, banking, electricity, other special companies। पर उसमें एक पॉइंट है, अब जो स्पेशल कंपनीज होती है ना उन पे स्पेशल लॉ भी अप्लाई करता है, कंपनी लॉ भी अप्लाई करता है। तो कॉमन सेंस की बात है, एनी प्रोविजन विच इज कंटेन्ड इन द स्पेशल लॉ विच इज नॉट कंसिस्टेंट विद द कंपनी लॉ, वहां पर दीज कंपनीज हैव टू फॉलो स्पेशल लॉ। ऐसी कंपनियां किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगी, स्पेशल लॉ को या कंपनी लॉ को? स्पेशल लॉ। तो कंपनी लॉ विल अप्लाई ऑन दीज कंपनीज एक्सेप्ट वेन एवर द प्रोविजंस ऑफ द स्पेशल लॉ आर इनकंसिस्टेंट विद द कंपनी लॉ, देयर स्पेशल लॉ विल प्रिवेल, कंपनी लॉ विल नॉट प्रिवेल। ओके। एंड लास्ट में सच अदर बॉडी कॉर्पोरेट एज मे बी नोटिफाइड बाई गवर्नमेंट। इसका मैं तुमको तगड़ा एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ, रियल एग्जाम्पल। LLP एक्ट 2008 जब हम लोग पढ़ते रिवाइज करते तो वहाँ पे सेक्शंस भी होते हैं जो बताते हैं कि कई जगहों पर कंपनी लॉ के कुछ सेक्शंस म्यूटेटिस म्यूटेंडिस मतलब विथ मॉडिफिकेशन इस पे अप्लाई करेगा, LLP पे अप्लाई करेगा। ओके। इसके आईसीआई के मैट में जो एग्जाम्पल है ना, वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या नेशनल हाईवे अथॉरिटी, वो बॉडी कॉर्पोरेट के एग्जाम्पल है, पर उन पर गवर्नमेंट ने कभी भी कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई कभी नहीं किया है। राशन शॉप फूड कॉर्पोरेशन, नाहाई, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी, इनका अपना स्पेशल लॉ है और उन पे गवर्नमेंट ने कभी कंपनी लॉ अप्लाई नहीं किया। तो वो एग्जांपल्स इसलिए मैंने थोड़े अवॉइड किए। आई हैव टेकन द रियल एग्जांपल। LLP के ऊपर कंपनी लॉ के भी कुछ चीज़ें अप्लाई होती हैं, एकदम रियल है ये, ठीक है। नाउ वी कम टू द डेफिनेशंस। आप लोग देखोगे हर डेफिनेशन का क्लॉज नंबर बगल में लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
Clause number 13, all of them start with section 2 bracket में clause numbers. So clause 13 is books of accounts, clause 26 contributory, like that. ये मतलब ये definitions जो मैं तुमको अभी रिवाइज कराने जा रहा हूँ, I'm telling you this is 80% of the total definitions, और बचे कुछे आप समझ लो 15 to 20% जो है वो चैप्टर्स में अलग अलग जगह कवर होंगे. तो काफ़ी अच्छी कवरेज वाली मैराथन है ये, और एकदम बेस लेवल से. ओके, लेट्स स्टार्ट. सब मेरी मैराथन्स के बाद ना एक आदत बना लो कि मैराथन मतलब ऑन द गो चलते फिरते देखते रहो, ठीक है. ज़्यादा लोड प्रेशर मत लो. अगर ले सकते हो तो अच्छी बात है. जैसे बेस्ट तो ये रहेगा कि मैं मैराथन पढ़ा दूँ, मेरी मैराथन देखने के बाद तुम तुरंत अपने बुक कॉपी में अगर रिविजन कर लिया, दैट इज़ तो बेस्ट. लेकिन अगर वो नहीं भी हो रहा है तो डोंट डिले, जस्ट वॉच इट. नो, मैराथन में आपको उतनी मेहनत करनी नहीं. आप बस अपना वीडियो खोलो और सुनते रहो जो मैं पढ़ा रहा हूँ. मेरे साथ साथ ही बहुत कुछ रिवाइज हो जाएगा. सेक्शन 2 क्लॉज 13, तो अब से मैं क्लॉज बोलूँगा. ओके, क्लॉज नंबर 13 क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 4 चीज़ें आती हैं. कौन सी सर? टंग 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 टंग. कैश बुक, असेट लायबिलिटी, परचेज सेल एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर प्रिस्क्राइब्ड कंपनी. सबके लिए नहीं है. नंबर 26, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी. मैं एकदम सिंपल करके बताऊँगा. एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन होती है. इनकॉर्पोरेशन के पहले मेंबर्स को सब्सक्राइबर्स बोला जाता है. इनकॉर्पोरेशन के बाद उनको मेंबर्स बोला जाता है. और अगर इस कंपनी के ऊपर वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन का ऑर्डर पास हो जाए, वंस द ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन और लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज पास्ड, thereafter the members are no longer called members, the members are called contributory. तो contributory basically member ही है, ठीक है. कंट्रीब्यूटरी कौन है सर? मेंबर ही है. जब कंपनी के ऊपर वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हो गया बाय एनसीएलटी, तब उसके बाद मेंबर को आप कंट्रीब्यूटरी बोलते हो, भले वो कंट्रीब्यूट करे या ना करे. फॉर एग्जांपल, एक शेयर होल्डर है हु हैज़ फुल्ली पेड शेयर्स. तो सर अगर उसके पास फुल्ली पेड शेयर्स है तो उसको और कुछ भी नहीं देना है, स्टिल आप उसको कंट्रीब्यूटरी बोलोगे. और जिसके पास पार्टली पेड शेयर है उसको तो अनपेड कॉल अमाउंट देना ही है. तो वेदर आपके शेयर फुल्ली पेड हो चाहे पार्टली पेड, आपको देना पड़े चाहे नहीं देना पड़े, हम बोलेंगे आपको वही कंट्रीब्यूटरी, ठीक है. ये देखो एक्सप्लेनेशन भी डाला हुआ है लॉ में. इवन द शेयर होल्डर्स हु आर होल्डिंग फुल्ली पेड शेयर्स, इवन दे आर नोन एज कंट्रीब्यूटरी. उनको देना कुछ नहीं है बट नाम यही रहेगा कंट्रीब्यूटरी, एज इफ दे आर सपोज टू कंट्रीब्यूट समथिंग. नेक्स्ट है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये भी पता नहीं क्यों बहुत इजी है पर आईसीआई की जान बन रखा है. ओके, तो हम लोगों को तो पढ़ना पड़ेगा. टंग 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 टंग. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये 5 चीज़ें आती हैं. बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स. अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस के बदले बोलेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर सेक्शन 8 कंपनीज. तो ये 5 चीज़ों से मिलकर बनता है एफएस. नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेके कुछ एग्जेम्पशन है. There are 4 types of companies who are exempted from preparing cash flow statement. What are they, sir? 1, 2, 3, 4. OPC, small company, dormant company and startup private company. इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है. तो ये है तो बहुत आसान फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर आईसीआई से बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो ये वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स है. नेक्स्ट, फाइनेंशियल ईयर से भी कभी कभी पूछ लेते हैं. इसमें एक अच्छी बात है जिसकी वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल ईयर? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 41. अच्छा, एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट ये क्वेरी होती है कि सर एम आई सपोज टू लर्न द क्लॉज नंबर्स ऑफ द डेफिनेशन? यस यू शुड, यस यू शुड. वहाँ पर अगर आप ऐसा कुछ लिख के आओगे एग्जाम में एज पर सेक्शन 2 तो नंबर नहीं मिलेंगे, या एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनी नहीं मिलेंगे. कुछ कुछ जो अच्छे वाले हैं उनका तो नंबर याद होना चाहिए. जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का 2 का 40, फाइनेंशियल ईयर का 2 का 41, स्मॉल कंपनी 2 का 85, सब्सिडियरी 2 का 87. तो ऐसे कुछ कुछ याद होने चाहिए. ओके, नेक्स्ट. अभी ये फाइनेंशियल ईयर में पढ़ाने जा रहा हूँ. नॉर्मली इन्होंने बोला फाइनेंशियल ईयर मीन्स ए पीरियड ऑफ 12 months कमेंसिंग फ्रॉम 1 April. तो यानी अप्रैल टू मार्च का जो साइकिल है उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर. दैट्स नाइस. लेकिन अब इसमें एक एक्स्ट्रा बात है जो इंपॉर्टेंट है.
Any new company which is incorporated in the month of January, February, March, ऐसी कंपनियों का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड इज 31st March ऑफ द नेक्स्ट ईयर, यानी कि उनका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर विल बी लॉन्गर देन 12 months. So if you are incorporating a company in Jan, Feb and March, its first financial year end will not end on that 31st March but on the next year's 31st March. So it's going to be longer than 12 months. Sir, what about those companies who are incorporated between April to December? April to December वाली जो companies होती हैं उनका तो जो coming next year में जो 31st March है वही होगा financial year. Okay? तो ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट था. फिर ये एक प्रोवाइजो बड़ा सुंदर है, ठीक है. Suppose there is an Indian company which is either a holding or a subsidiary or an associate of a CIOI, company incorporated outside India. And for the purpose of consolidation of financial statements, it is required by such Indian company to prepare to follow a financial year of the home country, which is not April to March. So can they do so? Can an Indian company which is a holding subsidiary associate of a Videshi company follow a different financial year for consolidation purposes? Yes, but they have to obtain approval of RD. They can do so. They can follow a different financial year with approval of RD. I will give you one example. Until recently, आज से 2-3 साल पहले, Nestle India Limited was following January to December. नेस्ले की पेरेंट कंपनी स्विट्जरलैंड में, जहाँ जैन टू दिसंबर होता है, तो नेस्ले वाले इंडिया में इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद अप्रैल मार्च नहीं कर रहे थे. दे वर फॉलोइंग जैन टू दिसंबर. लेकिन फिर 2-3 साल पहले वो लोग अब चेंज कर लिए एंड दे शिफ्टेड टू अप्रैल मार्च, बिकॉज इंडिया में जो टैक्स का साइकिल है वो वही अप्रैल टू मार्च. नेक्स्ट डेफिनेशन, फ्री रिजर्व्स. स्टार याद होना चाहिए. फ्री रिजर्व्स, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री रिजर्व? सर, फ्री रिजर्व मीन्स रिजर्व्स which are available for distribution as dividend to the members is called a free reserve. Easy, one line का था. मेन इसके अंदर प्रोवाइजो है. ये देखो एक प्रोवाइजो स्टार्ट हो गया. प्रोवाइजो में बोला है the following 4 types of reserves are not treated as free reserves. Number 1, ठीक है. These 4 types of profits or reserves are not treated as free reserves. इनसे आप डिविडेंड नहीं बांट सकते. तुम बोलोगे कॉमन सेंस है सर. नंबर 1, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन रिजर्व. ये तीनों तो झूठे रिजर्व हैं, झूठे प्रॉफिट है, तो इससे आप डिविडेंड बांट नहीं सकते. दे आर नॉट फ्री रिजर्व. एंड फोर्थ वाला, अकॉर्डिंग टू इंड एस, जो मैं बोलने चाह रहा हूँ ये इंड एस में होता है, एएस में नहीं होता, इंड एस में होता है. इंड एस में कंपनी को अपने सर्टेन फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बैलेंस शीट डेट पर 31st मार्च पर फेयर वैल्यू पे शो करना पड़ता है. तो बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में जो डिफरेंस है, प्रॉफिट या लॉस, इट गोज इनटू अ सेपरेट अकाउंट नोन एज फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट, उसमें जाता है. तो फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट इज ऑल्सो नॉट ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व्स. So which 4 types of profits are not treated as free reserves? Unrealized, notional, revaluation reserve and fair value change account. बाकी any reserve which is available for distribution as dividend is called free reserve. Example दो, general reserve, dividend equalization reserve, ये भी free reserve होता है. Okay. 2 का 45, everyone loves this. This is government company. ये सारे definitions जो अभी मैं एक एक करके back to back तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, सारे मेरे फेवरेट है. मतलब इतने अच्छी तरीके से मुझे ये सब चीज़ें याद रहती हैं कि कभी भी ऑन स्पॉट भी अगर मुझसे पूछ दिया जाए, आई कैन एक्सप्लेन. तो वन ऑफ देम इज गवर्नमेंट कंपनी. सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 45. इसमें 2 अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट कंपनी होती है. नंबर 1, अ कंपनी इन विच 51% और मोर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट मिलके कैसे भी अगर 51% पेड अप कैपिटल होल्ड कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट कंपनी है. लेकिन अब यहीं पे रुक जाओ. इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है, पर प्रोवाइजो में लिखा हुआ है, बोल के मुझे पढ़ाना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन में. इफ द गवर्नमेंट कंपनी हैज डीवीआर शेयर्स, मतलब इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ऐसा कोई गवर्नमेंट कंपनी अभी तो नहीं है मेरे नजरों में. If any government company has equity shares with differential voting power, मतलब differential equity shares,
तब वहां पे आप 51% ऑफ पेड अप कैपिटल नहीं बल्कि 51% ऑफ वोटिंग पावर चेक करोगे। क्या चेक करोगे? 51% वोटिंग पावर। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन में डाला हुआ है, पता होना चाहिए एमसीक्यू के लिए। सेकंड, इसमें एक और एक पॉइंट है, अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। एंड गुड न्यूज ये है सर, गवर्नमेंट कंपनी में आप कितने भी लेयर ऑफ सब्सिडरी बना सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी एग्जेम्प्टेड होता है, उसमें यू कैन हैव लाइक 100 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी। तो एक गवर्नमेंट कंपनी की जितनी भी सब्सिडरी 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 सब की सब गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएंगी। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के सारे शेयर्स किसके नाम पे होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग प्रेसिडेंट के नाम पे होती है और स्टेट गवर्नमेंट की होल्डिंग स्टेट के गवर्नर के नाम पे होती है। यहाँ 2 लेयर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और गवर्नमेंट कंपनी की जितनी भी सब्सिडरी बना लो, सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी, उसकी सब्सिडरी वो भी गवर्नमेंट, उसकी सब्सिडरी वो भी गवर्नमेंट कंपनी। ये पंडित जी की दक्षिणा वाला नंबर है, मुझे बड़ा पसंद है, 51, 51 रुपये, 2 का 51, डिजर्व्स अ स्टार। क्या डेफिनेशन है? KMP, की मैनेजरियल पर्सन। KMP के डेफिनेशन में ना मुख्य तौर पे 5 ही पॉइंट्स है, छठा तो एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है, वरना 5 ही पॉइंट्स है। नंबर 1, CEO, मैनेजर या MD, CFO, CS, होल टाइम डायरेक्टर। तो यहाँ तक ये चार तो बड़े सिंपल है। अगर मैंने बोला है CEO तो CFO भी पक्का बोलूँगा, CS भी आएगा, होल टाइम डायरेक्टर भी आएगा। और ये ऊपर वाले तीनों है ना, ये एक ही टाइप के प्राणी होते हैं, इसीलिए इनको एक लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, CEO या मैनेजर या MD एज पर कंपनी लॉ सेम पर्सन होता है, हु हैज गॉट अल्टीमेट अफेयर्स का पावर, जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज। तो उनको कोई कंपनी में CEO बोलते हैं, कोई MD बोलते हैं, कोई मैनेजर बोलते हैं। तो ये तीनों को एक ही माना जाता है, इसलिए एक लाइन में लिखा है। और फिर ये बाकी के लोग। अब 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जस्ट एक लेवल नीचे जो सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन है, उनमें जिन जिन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डेजिग्नेट किया है KMP, वो KMP है। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जस्ट नीचे जो सीनियर मैनेजमेंट की टीम है, वो उनमें सब के सब KMP नहीं है, ओनली दोज हु हैव बीन स्पेसिफाइड एज KMP आर KMP। ये देखो, such other officer not more than 1 level below, मतलब exactly 1 level below the directors designated as KMP by the board are also KMP। ठीक है, तो ये है सर KMP की परिभाषा, सिंपल है। अच्छा, 52 रिसेंट टाइम से बहुत हॉट हो गया, इट्स अ लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन। इन्होंने लिस्टेड कंपनी को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताया। पहले तो 1 लाइन में डेफिनेशन सिंपल है, बोला अ कंपनी विच हैज गॉट एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज, विच हैज गॉट एनी मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, कुछ भी, विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज अ लिस्टेड कंपनी। पर फिर एक प्रोवाइजो डाला और एक्सेप्शन कार्व आउट किया। इन्होंने बोला सच अदर प्रिस्क्राइब्ड टाइप्स ऑफ कंपनीज शैल नॉट बी ट्रीटेड एज लिस्टेड कंपनी, और उसका फिर रूल भी आ गया। तो नीचे लिखी हुई ये 3 प्रकार की कंपनियां, नीचे लिखी हुई ये 3 प्रकार की कंपनियां, इनको हम लोग लिस्टेड कंपनी नहीं मानते। ओके, हैं तो ये भी सर लिस्टेड ही, पर इन 3 को हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। कहने का मतलब है कि कंपनी लॉ की नज़रों में ये तीनों लिस्टेड नहीं है और कंपनी लॉ इनको रेगुलेट नहीं करेगा। ये अच्छी बात है। कई बार मैं स्टूडेंट लोगों क्लास में बोलता भी हूँ कि अगर कोई चीज़ से आपको हटाया जा रहा है, एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, तो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि कंपनी लॉ आपको रेगुलेट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर हम लोग इन तीनों को बोले कि भाई तुम लोग को हम लिस्टेड नहीं मानते, तो इसका मतलब है कंपनी लॉ इनको रेगुलेट भी नहीं करेगा। तो इनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि बैड न्यूज़ है? गुड न्यूज़ है। सर कौन कौन सी कंपनी? नंबर 1 मैंने कैप्शन दिया है, उससे आराम से याद हो जाएगा। ओके, नंबर 1, एक ऐसी कंपनी जिसका इक्विटी शेयर तो लिस्टेड नहीं है, पर जिसका NCD मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, तो जिसके डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स जिन्हें प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू किया गया था, सिर्फ उसी की लिस्टिंग है, तो उसको कंपनी लॉ वाले लिस्टेड नहीं मानते। पढ़ो हेडिंग, लिस्टेड डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। यानी कि अगर डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर का आपने IPO किया होता और फिर लिस्टिंग कराते तो उसको लिस्टेड मानते, पर डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर का आपने IPO नहीं किया,
सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट करके लिस्टिंग कराया तो उसको हम लिस्टेड नहीं मानेंगे। नंबर 2, लिस्टेड प्राइवेट कंपनीज, यू नो देयर आर सर्टेन लिस्टेड प्राइवेट कंपनीज जिनके डिबेंचर्स प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू होते हैं और लिस्टिंग कराया हुआ होता है, तो उनको भी हम लिस्टेड नहीं मानते। एंड थर्ड, ओवरसीज लिस्टिंग, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो उसको भी हम लिस्टेड नहीं मानेंगे। इसमें इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि वो गुजरात में गिफ्ट सिटी है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर गिफ्ट सिटी, तो गिफ्ट सिटी के अंदर 2 स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज, उनको भी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है, तो उनमें जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनको भी हम लोग लिस्टेड नहीं मानेंगे। ठीक है, तो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज का मतलब गिफ्ट सिटी अहमदाबाद के अंदर जो 2 स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया इंक्स और NSE इंक्स, उन पर लिस्टेड कंपनीज को भी हम लिस्टेड नहीं मानेंगे। तो ये बड़ा फेमस हो गया आजकल, इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रोवाइजो के ऊपर बेस करके ही आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, येलो बॉक्स। नेक्स्ट, अगेन वन ऑफ द फेवरेट 2 का 54, मैनेजिंग डायरेक्टर का जो डेफिनेशन इट इज वन ऑफ माय फेवरेट। आई विल गिव यू अ बैकग्राउंड। मैं 3 नंबर बोल रहा हूं तुम्हारे सामने, 34, 54, 94। 34, 54, अब 74 मत बोलो, सीधा 94। 34 डायरेक्टर का डेफिनेशन होता है, 54 मैनेजिंग डायरेक्टर का होता है और 94 होल टाइम डायरेक्टर का होता है। जब हम लोग ये जनरल क्लॉजेज एक्ट इंटरप्रिटेशन ये सब पढ़ते हैं ना, तब इन सारे डेफिनेशंस का एग्जांपल्स हम लोग पूरा डिस्कस भी करते हैं। तो एमडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेल्फ अकेले अपने आप में क्वेश्चन की तरह एग्जाम में आया हुआ है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? सर बेसिकली अ पर्सन, अ डायरेक्टर who has who is entrusted with substantial powers of management, that person is MD। अब उसको ये पावर किसने दिया? AAR, अग्रीमेंट आर्टिकल रेजोल्यूशन। तो मैं इसको ऐसे याद करता हूं, मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर हु by virtue of agreement, articles or resolution is entrusted with substantial powers of management by whatever name called। अब आप इस आदमी को, कोई कंपनी वाले अगर मैनेजिंग डायरेक्टर ना बोल के कुछ और नाम दे दे, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, डिसीजन मेकिंग डायरेक्टर, जो नाम देना है दो, अगर उसके पास सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट है तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। अब इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन डाला है नीचे, ये रहा, बोला एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ रूटीन नेचर, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ रूटीन नेचर, उसको सब्सटैंशियल पावर नहीं बोलते। जैसे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे सील लगाना, चेक एंडोर्स करना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स करना, शेयर सर्टिफिकेट पे साइन करना, शेयर ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन को साइन करना, बोला ये सब कंपनियों में रूटीन काम होता है, इनको सब्सटैंशियल पावर नहीं मानते। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कंपनी में एक अकाउंट डिपार्टमेंट में एक अकाउंटेंट काम करता है, कंपनी का अकाउंटेंट एम्प्लॉई, वो सारे चेक साइन करता है, तो उसको लगता है ये सब्सटैंशियल पावर है। नहीं, आप बोलोगे ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट ऑफ रूटीन नेचर है, ये सब्सटैंशियल पावर नहीं है, यानी वो अकाउंटेंट मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है। उसकी गलतफहमी दूर करो। ये ICAI का एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छा है और ये रियलिटी है। ये चीज़ें एक्चुअली फाइनल में पता चलती हैं, पर ICAI ने इंटर में डाल दिया। ICAI ने बोला आप किसी भी व्यक्ति को अगर मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना चाहते हो तो पहले आपको उसको कंपनी में लाना पड़ेगा जस्ट एज अ डायरेक्टर, फिर बाद में उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना पड़ेगा। फॉर एनी इंडिविजुअल टू बी कॉल्ड एज MD, द इंडिविजुअल शैल फर्स्ट बी अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी, बाद में उसको MD बनाना पड़ेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मुकेश अंबानी जी की जो कंपनी है ना रिलायंस, वो अब रिलायंस के अंदर 3 बच्चों को लेके आ चुके हैं, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी एंड ईशा अंबानी। ठीक है, तो ये तीनों आ चुके हैं, पर तीनों अभी फिलहाल नॉर्मल डायरेक्टर हैं। ये तैयारी हो रही है फ्यूचर में, बिकॉज जैसे मुकेश अंबानी जी 70 ईयर्स के होंगे, उनको हटना पड़ेगा, लॉ होता है, नियम होता है MD इसमें कंपनी लॉ में, तो 70 साल की उम्र के बाद उनको हटना पड़ेगा, तो इन तीनों में से किसी एक को वो MD बनाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। ओके, डेफिनेशन ऑफ मेंबर। नेक्स्ट डेफिनेशन वी आर गोइंग टू डू इज मेंबर। ये भी पहले आता था, अभी इतना हॉट नहीं है। मेंबर का 3 डेफिनेशन है, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैं बता देता हूँ। एवरी कंपनी मेंटेन्स अ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, सो द पर्सन हुज नेम इज स्पेसिफाइड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर इज अ मेंबर। ये सबसे मेन है। इसके अलावा ऑब्वियसली इफ यू आर अ लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड कंपनी के तो डीमैट सिक्योरिटीज होते हैं, तो लिस्टेड कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर खुद मेंटेन नहीं करती, बल्कि
लिस्टेड कंपनी के बिहाफ में जो डिपॉजिटरी होता है जैसे NSDL, वो मेंटेन करता है रोबो का फुल फॉर्म रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स। तो जैसे एक नॉर्मल कंपनी में रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है, लिस्टेड कंपनी में रोबो होता है रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स, तो उसमें भी जिसका नाम लिखा है वो मेंबर माने जाएंगे। एंड द सब्सक्राइबर्स टू द कंपनी आर द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेंबर के डेफिनेशन में ये तीन आते हैं, सब्सक्राइबर्स, नेम इज मेंशन इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर और रोबो। नेटवर्थ का डेफिनेशन हॉट है, इंपॉर्टेंट है। मैंने तुम लोगों के लिए नेटवर्थ का डेफिनेशन एकदम सिंप्लीफाई करके बना दिया जिससे आराम से याद रहेगा प्लस माइनस करके। नेटवर्थ मींस द एग्रीगेट ऑफ, अब क्या क्या प्लस करना है, पेड अप शेयर कैपिटल, ऑल रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, पीएल का क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस, डेबिट बैलेंस है तो माइनस। आफ्टर डिडक्टिंग दीज थ्री, ये सब लॉसेज है, एक्यूमुलेटेड लॉसेज, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, ये सब माइनस करना है। नेटवर्थ डज नॉट इंक्लूड दीज थ्री, मतलब माइनस नहीं करना है, लेना नहीं है। अगर नेटवर्थ में ये तीन नहीं है तो लो मत, और हैं तो माइनस करके हटाओ, इनको नहीं इंक्लूड करना है। नंबर 1, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट से कौन सा रिजर्व पैदा होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व, उसको नहीं लो। सेकंड, राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन। राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन मैं तुम लोग को थोड़ा समझा देता हूं। अकाउंट्स की जबान में राइट ऑफ का मतलब होता है लॉस डालो पीएल में डेबिट साइड, राइट बैक का मतलब इनकम डालो क्रेडिट साइड। तो राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब आप एक फिक्स असेट को अपवर्ड रिवैल्यू करते हो तो वो फिक्स असेट का डिप्रिसिएशन बढ़ जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग उसका जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो भी उसी डेप्रिसिएशन रेट के हिसाब से पीएल में राइट बैक होता है। तो ऊपर वाला है रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएटेड, नीचे वाले में रिवैल्यूएशन रिजर्व रिटर्न बैक टू पीएल, तो ये भी काउंट नहीं होगा, ये प्रॉफिट से हटाओ। एंड थर्ड, अमैल्गमेशन में अगर हम कोई कंपनी को सस्ते में टेक ओवर कर लेते हैं तो उससे जो फायदा होता है उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, बोला वो भी काउंट नहीं होगा। तो दीज थ्री रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन, राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन, अमैल्गमेशन शुड नॉट बी कंसिडर्ड, इनको लेना नहीं है। मैं इनको याद करने के लिए एक निमोनिक बोलता हूँ, वॉर बोल लो, रॉ बोल लो, राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन, अमैल्गमेशन, रिवैल्यूएशन, तो ये तीन वाले प्रॉफिट्स नेटवर्थ में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, ये तो सबको पता है, पेड अप कैपिटल, ऑल रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएल प्लस क्रेडिट है तो प्लस, डेबिट तो माइनस, और वो तीन गंदे वाले लॉसेस माइनस करने हैं। ठीक है, ये ICAI ने एक एग्जाम्पल डाला है अपनी पुस्तक में, उन्होंने बोला रिवैल्यूएशन ऑफ असेट से जो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होता है वो लेना नहीं है नेटवर्थ में, वही एग्जाम्पल है। 2 का 60 इज वेरी हॉट, एक बार ICAI ने पूरा पूछ लिया था, ऑफिसर इन डिफॉल्ट बताओ, इसमें ना 7 पॉइंट्स होते हैं, बोला पूरा बताओ, पूरा बताओ। ऑफिसर इन डिफॉल्ट, पहला तो इसका मतलब ये होता है द ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज लायबल फॉर पनिशमेंट इज एन ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अब इसमें कौन कौन आएंगे, मैंने कैप्शन दिया है सो दैट यू कैन रिमेंबर एंड लर्न इजीली। नंबर 1, होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। नंबर 2, की मैनेजरियल पर्सन। नंबर 3, स्पेसिफाइड डायरेक्टर और ऑल डायरेक्टर्स, ये डिजर्व करता है स्टार। अगर आपकी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर्स नहीं है, KMP नहीं है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने बीच में से किसी एक डायरेक्टर को बोल देंगे कि ये बनेंगे ऑफिसर इन डिफॉल्ट, अगर है तो अगर आपके BOD में से सपोज या आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपने इस डायरेक्टर को चुना है और ये भी मान गया बोला ठीक है मैं बनता हूँ ऑफिसर इन डिफॉल्ट, तो आप ROC के पास एक फॉर्म जमा करोगे GNL3 और बता दोगे कि हमने इनको चुना है। ओके, लेकिन अगर कोई रेडी नहीं है अपने सर पे बोझ लेने को तो ऑल ऑफ देम विल बी डीम्ड एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ये ऑल ऑफ देम विल बी डीम्ड, इसी पे क्वेश्चन आता है। नंबर 4, चार्ज्ड पर्सन। चैप्टर नंबर 9 जो कंपनी लॉ में अकाउंट्स चैप्टर, उसमें क्या होता है कि अकाउंट्स FS बनाने की जिम्मेदारी हम लोग कंपनी के किसी अकाउंटेंट को दे सकते हैं, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड अ चार्ज्ड पर्सन। He will be officer in default if anything wrong happens in accounts and FS। तो उनके नाम का भी डिटेल GNL3 में ROC के पास जमा किया जाता है। नंबर 4, वही अ पर्सन जिसके इशारों पे कंपनी नाचती है, वो भी एक ऑफिसर इन डिफॉल्ट है। नंबर 6, एक डायरेक्टर जिसको पता है कि कंपनी में गड़बड़ हो रहा है पर वो कोई एक्शन नहीं ले रहा ठीक करवाने के लिए, तो यू आर ऑल्सो ऑफिसर इन डिफॉल्ट। एंड लास्ट,
आईपीओ वगैरह में जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं, जो कंपनी का पूरा आईपीओ करवाते हैं, फॉर दी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईपीओ दे आर ऑल्सो ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो तुमने देखा होगा भी 7 पॉइंट्स ऑफिसर इन डिफॉल्ट के। इधर देखो, होल टाइम डायरेक्टर, केएमपी, स्पेसिफाइड डायरेक्टर और ऑल डायरेक्टर्स, चार्ज पर्सन, इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल, अवेयर बट डज नॉट टेक एक्शन, मर्चेंट बैंकर्स। अब ये एग्जाम्पल है कि कंपनी में एक डिफॉल्ट पाया गया था, इस कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी ये सब नहीं है, तो केएमपी वगैरह भी नहीं है, तो या तो एक डायरेक्टर अपने आप को स्पेसिफाइड बना ले, वरना सब मरेंगे। तो किसी ने बनाया नहीं, सब मरेंगे। ऑल द डायरेक्टर्स आर लायबल। तो ये आईसीए का एग्जाम्पल भी और इस पर क्वेश्चन भी आया है। 64 पेड अप शेयर कैपिटल, इस पर क्वेश्चन नहीं आया बट मुझे ये अच्छा लगता है, मतलब आ सकता है। पेड अप शेयर कैपिटल का एक अभिप्राय होता है कि पैसा आया, पेड अप, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जब कंपनी बोनस शेयर्स देती तब तो आपसे पैसा ही लेती, पर बोनस शेयर्स इज ऑल्सो पेड अप कैपिटल। जब कंपनी अमेलगमेशन में शेयर इशू करती है तो पैसा तो लेती नहीं है, पर शेयर दे रही है फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, वो शेयर भी पेड अप कैपिटल में काउंट होता है। तो पेड अप कैपिटल में दो चीजें आती है, अमाउंट रिसीव्ड एंड अमाउंट क्रेडिटेड टू पेड अप, दोनों ही है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, इट इज द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी क्रेडिटेड एज पेड अप कैपिटल in respect of amount received in respect of shares. Number 2, any amount credited like bonus shares in the paid up capital but does not include any other amount received. जैसे कॉल्स इन एडवांस अगर मिल गया है तो वो रिसीव हुआ है, पर वो कॉल्स इन एडवांस में जाता है, वो पेड अप कैपिटल में क्रेडिट नहीं होता, ठीक है। तो अदर सिक्योरिटी प्रीमियम, 10 का शेयर हमने 12 पे इशू किया तो 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है, वो भी अगेन इसमें नहीं आता, तो इसको थोड़ा याद करना है। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी क्रेडिटेड एज पेड अप कैपिटल एंड इंक्लूड्स अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स इशूड and any other amount credited as paid up capital but does not include any other amount received like calls in advance, securities premium. प्राइवेट कंपनी, ये सब स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है बिकॉज ये फाउंडेशन से चल रहा है। प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी हैविंग सच मिनिमम कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड एंड विच कंटेन्स 3 restrictions in its articles of association. Number 1, right to transfer share is restricted. शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन मेंशन इन द आर्टिकल्स, ठीक है। मतलब सपोज मान लो एक प्राइवेट कंपनी, उसके आर्टिकल्स में लिखा है कि कोई भी मेंबर अगर अपना शेयर देना चाहता है तो केवल एग्जिस्टिंग मेंबर को दे सकता है, तो आप उन्हीं को दे पाओगे, ठीक है, वैसा कुछ। तो देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर ट्रांसफर, मैक्सिमम 200 मेंबर्स। इसमें इसके कैलकुलेशन में जॉइंट मेंबर्स को एक मानते हैं, करंट एम्प्लॉयज जिनको आपने शेयर्स दिया है या एक्स एम्प्लॉयज जिनको आपने एम्प्लॉयमेंट के वक्त शेयर्स दिया था वो काउंट नहीं होते। And lastly, they cannot come out with public issue for any securities. पब्लिक को कोई भी प्रकार का आईपीओ नहीं कर सकते, ना इक्विटी शेयर, ना डिबेंचर, ना प्रेफरेंस शेयर, कुछ नहीं। तो अब प्राइवेट कंपनी कंटेन्स दीज 3 restrictions in the articles. पब्लिक इसका बहुत सिंपल है, पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन होता है सर अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, या फिर अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी of a public company is a deemed public company. A private company which is a subsidiary of a public company is deemed as public company. मैं इसको याद करने के लिए एक बात बोलता हूँ, बड़े बाप का बच्चा भी बड़ा ही माना जाता है, वो प्रिविलेज के साथ पैदा होता है, बोलते हैं ना सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ है, तो वैसे ही कुछ है, हालांकि लॉजिकली मैच नहीं करता है, पर याद करने के लिए अच्छा है कि अब प्राइवेट कंपनी विच इज जिसके पापा होल्डिंग कंपनी जो है वो पब्लिक है, तो वो प्राइवेट भी पब्लिक ही माना जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ ऑल द बैड थिंग्स एंड नॉट द गुड थिंग्स। क्या मतलब है, इस प्राइवेट कंपनी को अब क्योंकि ये डीम्ड पब्लिक कंपनी है तो इसके ऊपर प्राइवेट कंपनी के कोई एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं करेंगे, उसको सारे पब्लिक कंपनी के नियम फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन पब्लिक कंपनी का जो एडवांटेज होता है कि वो आईपीओ ला सकता है, वो इसको मिलने वाला नहीं है। तो डीम्ड पब्लिक कंपनी को पब्लिक कंपनी होने के नुकसान झेलने पड़ेंगे, पर पब्लिक कंपनी होने का एडवांटेज नहीं मिलेगा। ये डाउट होता है स्टूडेंट्स का। नेक्स्ट डेफिनेशन अगेन वेरी हॉट, ये भी आ चुका एग्जाम में सर, लंबा डेफिनेशन है, घबराते हैं स्टूडेंट इससे, तो उसी को मैंने सिंप्लीफाई कर रखा है एकदम कैप्शंस के साथ। डिफाइन रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी ये बहुत आता है। रिलेटेड पार्टी में कौन आएगा? नंबर 1 DR, डायरेक्टर एंड रिलेटिव्स। नंबर 2 KR, KMP एंड रिलेटिव्स।
Number 3, a firm in which DMR, director, manager, relative, is a partner. Private company in which DMR is a member or a director. Public company in which our director or manager is a director and holds 2% or more paid up capital along with relatives. तो एक पब्लिक कंपनी जिसमें हमारा डायरेक्टर कॉमन है और हमारा डायरेक्टर उस पब्लिक कंपनी के अंदर अपने रिश्तेदारों को मिला के साथ में 2%, मोर देन 2% शेयर्स भी होल्ड करता है, तो ऐसी पब्लिक कंपनी रिलेटेड पार्टी. नंबर 6, इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल, जिसके इशारे पे नाचते हैं. दो तरह से इंस्ट्रक्शन कंट्रोल, वो बॉडी कॉरपोरेट जो हमारे इशारे पे नाचता है और वो पर्सन जिसके इशारे पे हम नाचते हैं, दोनों ही रिलेटेड पार्टी. अब ये नाचने वाले केस में प्रोफेशनल के इशारों पे नाचना को रिलेटेड पार्टी नहीं बोलते. अगर किसी पर्सन ने प्रोफेशनल एडवाइस दिया है, वो एडवाइस हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसको इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल नहीं माना जाता. दैट प्रोफेशनल पर्सन इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी. ग्रुप कंपनीज भी इसी में आएगा. इवन द होल्डिंग, सब्सिडियरी, इन्वेस्टिंग एसोसिएट, दे आर ऑल्सो रिलेटेड पार्टीज. इसमें प्राइवेट कंपनी का एक एग्जेम्पशन होता है, प्रिस्क्राइब्ड, सच अदर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड. अच्छा, मान लो ग्रुप कंपनीज में सबके सब प्राइवेट हैं, तो वो लोग रिलेटेड पार्टी नहीं है, एग्जेम्पशन है. इसके ऊपर आईसीआई ने इलस्ट्रेशन भी डाला और ये एग्जैक्टली उठ के एग्जाम में क्वेश्चन बन के भी आ गया था. ओके, तो पूरा डेफिनेशन रिलेटेड पार्टी का हॉट है. अगेन वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ स्टूडेंट, स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी जिसके फिगर्स ये होते हैं. पेड अप कैपिटल, मैं इसको याद करने के लिए बोलता हूँ 440 वोल्ट का झटका. क्या बोलते हैं? 440 वोल्ट. मतलब एक प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल लेस देन इक्वल टू 4 CR है एंड टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 40 CR है. 4 ऐसी कंपनियां होती है जिसको हम कभी भी स्मॉल नहीं बोलते. प्राइवेट कंपनी ऑफ कोर्स, सॉरी पब्लिक कंपनी कभी स्मॉल नहीं होता. एंड 3 और है जो प्रोवाइजो में लिखे हैं. अ कंपनी विच इज आइदर अ होल्डिंग और सब्सिडियरी ऑफ समबडी, वो स्मॉल नहीं है. सेक्शन 8 भी स्मॉल नहीं है. स्पेशल एक्ट में बनने वाली कंपनी भी स्मॉल नहीं है. और पब्लिक कंपनी तो कतई स्मॉल नहीं है, वो तो ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अदर देन अ पब्लिक कंपनी. एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट पूछता है, सर कैन ओपीसी बी ए स्मॉल कंपनी? यस, OPC is also a private company. Whenever in company law you are reading the word private company, the word private company includes both OPC and private. OPC is a special type of a private company. So if you have an OPC जिसका 4 करोड़ 40 करोड़ के नीचे है, तो that OPC is also small company. उसको डबल एडवांटेज मिलेगा, उसको स्मॉल कंपनी वाले एग्जेम्पशन भी मिलेंगे और OPC वाले एग्जेम्पशन भी मिलेंगे. इवन OPC कैन बी ए स्मॉल कंपनी. ओके, कहीं मना नहीं है इसमें. सेक्शन नंबर 87, ये मतलब तूफान लेवल का डेफिनेशन है, बहुत फेमस है एग्जाम के लिए. सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग सब्सिडियरी का रिश्ता दो तरह से बनता है. सपोज मैं होल्डिंग कंपनी और कोई सब्सिडियरी कंपनी है, तो या तो मैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर रहा हूं. अब यहां पे स्टूडेंट लोग गलती करते हैं, वो सोचते हैं कंट्रोलिंग द कंपनी. नहीं, कंट्रोलिंग द कंपनी नहीं लिखा, कंट्रोल द बिजनेस डिसीजन भी नहीं लिखा. क्या लिखा है? कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड. इसका मतलब है सपोज ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कॉम्पोजिशन कंट्रोल करने का मतलब है इसके अंदर मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का पावर मेरे पास है या रिमूव करने का पावर मेरे पास है. यानी कि बीओडी के अंदर कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा मैं डिसाइड करता हूं. तो इसको कंट्रोलिंग द कंपनी नहीं बोलते, इसको बोलते कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी. ठीक है, ये जो मैंने अभी समझाया ये नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कानून में कि द राइट टू अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. दूसरा तरीका है, अगर मैं किसी कंपनी के अंदर, मैं होल्डिंग कंपनी हूं, मैं किसी कंपनी के अंदर मोर देन हाफ वोटिंग पावर होल्ड करूं, चाहे डायरेक्टली या थ्रू माई सब्सिडियरीज. जैसे सपोज आई एम अ होल्डिंग कंपनी, आई हैव गॉट 2 सब्सिडियरीज. अब एक कोई कंपनी है, मैं उस कंपनी में होल्ड कर रहा हूं 20%, मेरे 2 सब्सिडियरी भी उसमें 20-20 कर रहे हैं, तो तीनों मिला के कितना कर रहे हैं 60%, तो वो भी मेरी सब्सिडियरी मानी जाएगी. ओके, लॉ में 1/2 का मतलब होता है हाफ. यहाँ लिखा है ना 1/2 का मतलब 1.5 नहीं, 1/2 का मतलब हाफ होता है. तो सेकंड तरीका है, एक्सरसाइजेज और कंट्रोल्स मोर देन 50% वोटिंग पावर आइदर एट इट्स ओन और थ्रू इट्स सब्सिडियरीज. अब एक प्रोवाइजो है, मैक्सिमम 2 लेयर ऑफ सब्सिडियरी अलाउड है, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है.
इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जैसे बैंक्स, गवर्नमेंट कंपनी एटसेट्रा, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो कितने लेयर ऑफ सब्सिडरी अलाउड है? 2। एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट सब्सिडेरी की सब्सिडेरी वो भी मेरी सब्सिडेरी है। इनफैक्ट एक चीज बता रहा हूं, तुम लोग ये याद मत करना, ठीक है? होल्डिंग कंपनी की एक सब्सिडेरी S1, सब्सिडेरी की एक सब्सिडेरी S2, तो S2 इज ऑल्सो सब्सिडेरी ऑफ H, ये हमको पता है। इसको बोलते हैं सर सब्सिडेरी, और इसको बोलते हैं सर स्टेप डाउन सब्सिडेरी। पर ये नाम कंपनी लॉ में कहीं नहीं आता, ये नाम सेबी रेगुलेशंस में आता है। तो हम लोग अपने सिलेबस में ना ये नाम यूज नहीं कर सकते कि सब्सिडेरी की सब्सिडेरी है तो मेरी सब्सिडेरी, पर उसको अलग करने के लिए एक नाम दिया जाता है स्टेप डाउन सब्सिडेरी। अब 2 लेयर से ऊपर तो अलाउड है ही नहीं, 2 लेयर हो गए आपके। थर्ड, द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, इसका मतलब ये जो होल्डिंग सब्सिडेरी का रिश्ता है जरूरी नहीं कि कंपनीज में ही हो, बॉडी कॉर्पोरेट्स में भी हो सकता है। मतलब होल्डिंग एलएलपी सब्सिडेरी एलएलपी, होल्डिंग कंपनी सब्सिडेरी एलएलपी, होल्डिंग एलएलपी सब्सिडेरी कंपनी, कैसे भी हो सकता है। लेयर हो गया। आईसीआई ने एक नोट डाला है आईसीआई का कि इफ होल्डिंग एक कंपनी है दूसरे कंपनी में शेयर्स होल्ड कर रहा है बट नॉट एज एन ओनर बट लाइक अ केयर टेकर, भरोसे का रिश्ता, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, तो वो फिर काउंट नहीं होता, उसको फिर होल्डिंग सब्सिडेरी माना नहीं जाता। ठीक है, सो दीज आर द डेफिनेशंस। अभी तुम लोगों के सामने मैंने जितने ये मतलब 80% ऑफ डेफिनेशन तो यहीं क्लास में भी तुमको रिवीजन में मैंने पढ़ा दिया, और जो बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट 20% है वो सब चैप्टर्स में आ जाएंगे। ओके, सो आई बिलीव कि ये जो डिस्कशन हुआ है चैप्टर 1 का रिवीजन, ये तुम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, तुमको रिवाइज हुआ होगा सब कुछ। पर्पस एक ही है कि एकदम सिंपल करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में समझा दूं, ताकि कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम भी अगर देख रहा है तो उसको हाँ समझ में आ रहा है कि सर क्या बोल रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होना चाहिए। और बार बार सुनो, निरंतर सुनो, इतना कि याद हो जाए। जिस दिन तुमको याद हो जाएगा ना सब कुछ, तुमको कोई फेल नहीं कर सकता। यू विल पास, 100% पास, गारंटी पास होना ही है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अगले मैराथन में मिलेंगे। थैंक यू।